बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम सबसे अहम बात करना चाहेंगे और वो बात यह है कि फ़ैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। यानी तमाम बातें एक तरफ, तमाम सियासत एक तरफ, लेकिन हमें अपने मेहमानों की सेहत का ख्याल रखना है। पोलियो एक लाइलाज मर्ज़ है। अगर ये किसी बच्चे को लाहक हो जाता है तो फिर इसका कोई इलाज नहीं हो सकता और अपाहजगी या माजूरी जो है उस बच्चे का मुकद्दर बनती है। बच्चे जो कि खेलना चाहते हैं, तमाम लोगों से आगे बढ़ के चलना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, लेकिन अगर बचपन से ही उनमें कोई माजूरी पैदा हो जाए और वो माजूरी भी महज इसलिए पैदा हो जाए कि उनके वालिदैन ने उन्हें सही वक्त पर पोलियो के कतरे नहीं पिलवाए, तो आप सोचें कि उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी, उन वालिदैन पर क्या गुजरती होगी। उसके बाद सवाए पशेमानी के, शर्मिंदगी के कोई और चीज़ नहीं रह जाती। नाज़रीन, इस पोलियो, इस जो लाइलाज मर्ज है, इससे हिफाजत के तरीके मौजूद हैं और इस हिफाजत के लिए पोलियो के कतरे पिलवाए जाते हैं। पोलियो की टीम यानी इससे हिफाजत जो है वो आपके घर के दरवाजे पर बार बार दस्तक देती है, लेकिन न जाने क्यों हम किसी अनजाने खौफ की वजह से, सुनी सुनाई बातों की वजह से, मफरूज़ों की वजह से अपने बच्चों को पोलियो की टीम से छुपाने लगते हैं। यही वजह है कि पोलियो जो कि पाकिस्तान से तकरीबन ख़त्म होता नज़र आ रही थी बीमारी, लेकिन अब फिर इसने सर उठाना शुरू कर दिया है। और इसकी तस्दीक इस तरह होती है कि जब सीवरेज लाइन से सैंपल्स लिए जाते हैं तो उसमें पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है और पोलियो केसेस की भी तस्दीक हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे दरमियान, हमारे बच्चों में अभी भी ये वायरस मौजूद है और चूंकि पोलियो वायरस जो है ये ग़िज़ा के ज़रिए, खुराक के ज़रिए, बच्चों के मुंह के ज़रिए ये वायरस जाता है और फिर आंतों से होता हुआ ये वायरस स्पाइनल कॉर्ड यानी हराम मगज़ पर असर करता है। नाज़रीन, आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि बारिशों की वजह से जो सीवरेज की लाइंस ख़राब हुई, जगह जगह इलाकों में जो इलाके ज़ेरे आब आ गए जिसमें सीवरेज का पानी मिल गया, बच्चे उसमें नहाते नज़र आए, खेलते नज़र आए। नाज़रीन, बारिश का पानी एक तरफ हो तो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है, बहुत साफ़ और शफाफ पानी बारिश का समझा जाता है, लेकिन जब यही बारिश का पानी सीवरेज के पानी के साथ मिल जाए और उसमें जितने जरासीम होते हैं वो तमाम इस पानी में आ जाते हैं, तो फिर पोलियो का फैलाव मज़ीद बढ़ सकता है। यही वजह है कि बैनुल-अक़वामी इदारों ने भी इस बात की अहमियत को जाना, पाकिस्तान में भी इस बात की अहमियत को समझा गया और इसको एक एमरजेंसी समझी गई कि इस वक्त अगर पोलियो पर काबू ना पाया तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है इंसदाद पोलियो के लिए, पोलियो रेडिकेशन के लिए, जिसके कोऑर्डिनेटर हैं, आपको पहले मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले उनका थोड़ा तारुफ कराना चाहूँगा। डॉक्टर शहजाद आसिफ बेग साहब जो कि सरबरा हैं, इस यानी कोऑर्डिनेटर हैं इस नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फॉर पोलियो रेडिकेशन के, बड़ी अपनी अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिनकी वजह से अब पाकिस्तान में कोशिश ये की जा रही है कि जब से इन्होंने ये ओहदा संभाला है, जो कि मार्च 2021 से इनके पास ये ओहदा है, तो अब ये एक पिवटल रोल प्ले करेंगे इस मुल्क को पोलियो से निजात दिलाने में। आपको हम ये बताते चलें कि अगर हम इनकी हिस्ट्री देखते हैं या इनका एकेडमिक करियर देखते हैं तो इन्होंने अपनी डिग्री जो MBBS की वो हासिल की किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हासिल किया ऑटोलैरिंगोलॉजी में, जिसे हम आम ज़बान में नाक कान हलक कहते हैं, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की पब्लिक हेल्थ में यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। आपको यहाँ ये भी बताते चलें, बहुत काबिल ज़िक्र अमर है ये कि इन्होंने लास्ट जो सर्विस टेक्निकल एडवाइज़र के तौर पे नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर नाइजीरिया में अंजाम दी है, जो कि आखिरी मुल्क है ये पोलियो से आज़ाद होने में। यानी जिस आखिरी मुल्क को पोलियो से इन्होंने निजात दिलाई है वो है नाइजीरिया, और उसके बाद अब ये पाकिस्तान में कोऑर्डिनेटर हैं नेशनल इमरजेंसी फॉर ऑपरेशन सेंटर फॉर पोलियो रेडिकेशन के डॉक्टर शहजाद आसिफ बेग, जिन्हें मैं खुशामदीद कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला और अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। सर, सबसे पहले तो अब चूँकि आप एक्सपर्ट हैं, आपसे जानना चाहूँगा कि पोलियो का वायरस क्या है और किस तरह ये फैलता है। जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है और मुझसे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है। सो आप भी पोलियो एक्सपर्ट हैं। नहीं सर, जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि ये एक वायरस है जो मुंह के जरिए, खुराक की नाली के जरिए मैदे में जाता है
वहां जाके उसके बाद अंतड़ियों में ये नशोनुमा पाता है और उसके बाद स्पाइनल कार्ड में जाके किसी अज़ा की, वो आपका लोअर लिम्ब भी हो सकता है, वो आपका अपर लिम्ब भी हो सकता है, वो आपके लंग्स भी हो सकते हैं, इनकी नर्व्स को डैमेज करता है और जो डैमेज होता है वो परमानेंट होता है, इरिवर्सिबल होता है। यानी कि एक दफ़ा किसी को पोलियो की वजह से अगर फालिज हो गया तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता। और उसके बाद ये वायरस जो है वो फुजले में जो वो पेशेंट है वो उसको खारिज करता है। इसलिए अगर हमने इससे बचना है तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा, जैसे आपने कहा था कि इस वक्त अगर सैलाब की सूरत हाल है तो सैलाब का पानी जो है वो सीवज के में भी मिल गया हुआ है और वो पानी हर जगह जा रहा है। इसका मतलब है कि इस वायरस के स्प्रेड के और छोटे बच्चों को इन्फेक्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा है और हमें बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। अच्छा सर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि अलामात क्या होती हैं कि एक इंसान को ये शक हो जाए कि उसके बच्चे में पोलियो हो सकता है, खुदा न ख्वास्ता, क्या अलामात हैं इसमें? जिस तरह आपने कहा मुख्तलिफ आज़ा को ये असर कर सकता है उस पर। जी, यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर किसी बच्चे को पोलियो का वायरस इन्फेक्ट करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पोलियो हो जाएगा। 90% जो बच्चे होते हैं वो इससे फुल्ली रिकवर कर जाते हैं। जो पोलियो की इन्फेक्शन होती है जब भी होती है तो किसी दूसरी सीरियस इन्फेक्शन की तरह उस बच्चे को हाई ग्रेड फीवर, बॉडी एक्स, गर्दन में दर्द और इस तरह की सारी अलामत ज़ाहिर होती हैं और उसके बाद अगर तो वो बच्चा रिकवर कर जाए तो 2-3 दिन के बाद वो बच्चा रिकवर कर जाता है। अगर उसका दफाई निज़ाम बहुत अच्छा है, अगर उसने वैक्सीन पी हुई है, उसकी कुव्वत मदाफ़त अच्छी है, तो वो बच्चा रिकवर कर जाता है। 2% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको की कुव्वत मदाफ़त अच्छी नहीं होती, जिनको ये वायरस जो है वो इन्फेक्शन के बाद स्पाइनल कार्ड में जाके उनकी नर्व्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से उनको फालिज हो जाता है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि अगर किसी को, यानी जब ये बुखार वगैरह और ये चीज़ें होती हैं तो अगर खुदा ना खास्ता वो पोलियो वायरस का शिकार है बच्चा, कितने दिन के बाद उसमें अपाजगी की या कमज़ोरी की अलामात आनी शुरू होंगी? जी, इसका जो मेन इंक्यूबेशन पीरियड है वो तो 2 से लेके 9 दिन तक है, लेकिन बाद में ये वायरस जो है वो 35 दिन तक वो बच्चा जो है वो शेड करता रहता है। लेकिन जो उसको जिसको आप कहें कि बहुत ज्यादा जो वायरस होता है वो पहले 10 दिन के अंदर अंदर होता है। ठीक। अच्छा सर, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि अगर पोलियो की टीमें आती हैं और किसी बच्चे को मामूली आजकल मौसमी बुखार, खांसी, नज़ला, दस्त की शिकायत ये बड़ी आम है और हर दूसरे बच्चे में ये शिकायत इस मौसम में रहती है। पोलियो की टीम आती है, लोग समझते हैं बच्चा बीमार है, हम इसको वैक्सीन देंगे कहीं और ज़्यादा बीमार ना हो जाए, तो क्या ऐसे बच्चों को वैक्सीन दी जा सकती है? जी, ये वालिदैन को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि इसका सारा जो पोलियो का तल्लक है वो उस बच्चे की कुव्वत मदाफ़त से है। लिहाज़ा अगर कोई बच्चा जो है वो बीमार है, उसको मलेरिया है, उसको कोई और बीमारी है, तो इसका मतलब है कि नेचुरली उस बच्चे में जो उसकी कुव्वत मदाफ़त है, वो कम हुई हुई है। अगर ऐसी सूरत में उसको पोलियो का वायरस अटैक करेगा, तो एक हेल्दी बच्चे की निस्बत उस बच्चे को पोलियो होने के चांसेस ज़्यादा है। लिहाजा अगर किसी को इस तरह का कोई बुखार है तो पोलियो वैक्सीन महफूज है, उस बच्चे को वो वैक्सीन जरूर पिलानी चाहिए। उस बच्चे को उस वैक्सीन की दूसरे हेल्दी बच्चे की निस्बत ज्यादा जरूरत है। ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा सर, अब जो बच्चे पहले 2 खुराक ले चुके हों पोलियो की या 3 खुराक ले चुके हों, 4 खुराक ले चुके हों, फिर लोग कहते हैं यार इतनी दफ़ा पिला चुके हैं, अब क्या फ़ायदा, ओवरडोज हो जाएगी, क्या ज़रूरत पड़ी है बच्चे को वैक्सीन पिलाने की, मना कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं कि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं। बच्चे होते हैं, बाकायदा पिलर्स पे, दीवारों पे निशान लगे होते हैं कि उनके घर में बच्चे मौजूद हैं, क्योंकि पोलियो टीम जब भी आती है वो मार्क करके जाती है कि कितने बच्चे कितने साल के हैं, और उससे ये अंदाज़ा हो जाता है। डेट भी डली हुई होती है कि अगर एक बच्चा पिछले साल 2 साल का था तो इस साल 3 साल का होगा। ये मुमकिन नहीं है कि वो बच्चा 1 साल में 6 साल का हो जाए। सर क्या कहेंगे इस हवाले जी में? हाँ। जी, आपने बिल्कुल सही कहा और ये एटीट्यूड जो है जो हमारी ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी है उनकी तरफ से ज्यादा होता है कि हमने
नॉर्मल वैक्सीनेशन करवा ली है, बच्चे को 3 दफा पोलियो के कतरे पिला लिए हैं, इसलिए अब इसको जरूरत नहीं है। और आम लोगों की निस्बत पढ़े लिखे और डॉक्टर हजरात ये कंप्लेंट ज्यादा करते हैं, ये एतराज ज्यादा करते हैं। हालांकि ये समझने की जरूरत है कि दुनिया में लोगों को, बच्चों को जिन्होंने 6 डोजेज 7 डोजेज ली हुई हैं, उन बच्चों को भी पोलियो होने के चांसेस होते हैं। लिहाजा जितनी दफा आप ज्यादा पोलियो के कतरे पिलाएंगे, उनमें उनकी कुव्वत मुदाफत उतनी ही ज्यादा होगी। ज्यादा दफा कतरे पिलाने से बच्चे को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, और उसको अगर आप यकीनी बनाना चाहते हैं कि वो पोलियो से महफूज रहे, तो 2 कतरे हर बार। अच्छा सर, एक और भी हमारे यहाँ जो चाहे एलीट क्लास हो या नॉर्मल क्लास हो, कुछ लोग वहमी होते हैं। वो समझते हैं कि इतने बच्चों के मुंह में ये कतरे पिलाए जाते हैं, बच्चों को पता नहीं कोई बीमारी हो, कोई खांसी नज़ला, आजकल वैसे ही कोविड से लोग डरते हैं, इसलिए कहते हैं कि वही जो ड्रॉपर है, ये जो चीज़ है जो मुख्तलिफ बच्चों के मुंह में कतरे पिलाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, उससे हमारे बच्चे के मुंह में जाएगा। इसको ज़रा क्लियर कर दीजिएगा कि क्या ये कतरे ऊपर से पिलाए जाते हैं जो इसमें जरासीम लगने के चांसेस होते हैं या नहीं होते? जी, हमारी बिल्कुल नॉन टच टेक्निक होती है। कोविड की वजह से तो हमने इसको और ज्यादा सख्ती से एसओपीज पे अमल दरामद कर रहे हैं, और वो जो ड्रॉपर है वो बच्चे के मुंह से बाहर होता है, और हम वैक्सीनेटर को ये ट्रेन किया गया होता है कि वो उस ड्रॉपर से 2 कतरे बच्चे के मुंह में गिरता हुआ देखे। इसलिए वो ड्रॉपर जो है वो किसी भी सूरत में बच्चे के मुंह में डालना और उस या किसी तरह उसके लिप्स को टच करना हमारी टेक्निक्स के खिलाफ है। वैक्सीनेटर ऐसा नहीं करते। सर मुझे ये भी बता दीजिएगा कि क्या पोलियो के कतरों से पोलियो हो सकती है? कुछ लोग कहते हैं जी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, वायरस है, अगर कहीं बच्चे पी लें तो ये ना हो गए कहीं उससे इस वैक्सीन से पोलियो हो जाए। जी, उसमें ये है कि वो पोलियो जो है, पोलियो के कतरे की जो हमने वैक्सीन दी होती है, वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। वो बहुत वीक वायरस होता है, लेकिन जब ये एक बच्चे से खारिज होके एनवायरनमेंट में जाता है, उसके बाद वो दूसरे बच्चे में जाता है, उसकी गट में रेप्लिकेट करता है, तो थोड़ी थोड़ी उसमें म्यूटेशन होती रहती है, जिसकी वजह से इसकी विरुलेंस ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर किसी बच्चे में अगर ये वायरस विरुलेंट भी हो जाए, तो उसमें इतनी ताकत, बहुत कम केसेस में रिपोर्ट हुई है कि उसकी वजह से बच्चे को पोलियो हो जाए। ये वायरस थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है टेक्निकली, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि यानी बच्चों को जब ये कतरे पिलाए जाते हैं तो क्या इनसे कोई बुखार या कोई और दस्त या कोई और चीज़ होने के चांसेस होते हैं, या कोई और अलामत? जैसे बहुत से, अब मैं ये आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से लोग, ये बात भी उड़ा दी गई थी कि इसमें तौलीदी निज़ाम को डिस्टर्ब करने के लिए या लोगों की जो तौलीदी निज़ाम है उसको कमज़ोर करने के लिए खतरे खुदा न खास्ता निकाले गए हैं कि आगे चल के पॉपुलेशन जो है ना बढ़े। इस ये जो मफरूज़ा है, इसको किस तरीके से कंडेम करेंगे? जी, अगर हम पोलियो रेडिकेट करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए, तो इसमें सबसे ज्यादा हाथ इस मफरूजे का है कि बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जिनमें ये वहम पाया जाता है कि इन कतरों में कोई ऐसी चीज मिलाई गई है जिसकी वजह से उनका तौलीदी निज़ाम जो है वो कमजोर हो सकता है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है। ये वही कतरे हैं जो WHO से अप्रूव्ड हैं। पूरी दुनिया में यही कतरे, पाकिस्तान के अलावा दूसरे जो ममालिक हैं वहाँ भी यही कतरे इस्तेमाल किए जाते हैं, और इस्लामी ममालिक में भी यही इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनका रेगुलरली इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में इनकी टेस्टिंग भी करते रहते हैं। ये मुकम्मल महफूज वैक्सीन है और इसमें किसी किस्म की और मिलावट नहीं है। अच्छा सर, नाइजीरिया में आपने जिस तरीके से कामयाबी हासिल की, कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी पाकिस्तान में कमी है आप समझते हैं, जिससे आपने, जिसके जरिए नाइजीरिया को पोलियो फ्री कराया? अब पाकिस्तान को पोलियो फ्री कराने के लिए किन बातों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं? जी, अगर हमने पाकिस्तान को पोलियो फ्री करना है, और जो लेसन लर्न फ्रॉम नाइजीरिया है कि हमें लोगों का वो जो एटीट्यूड है, जिसमें जो एक माँ है या एक बाप है, वो जब पोलियो की टीम आती है, उसके घर के दरवाजे पे दस्तक देती है, तो वो कहता है कि मैंने इस बच्चे को कतरे नहीं पिलाने। वो समझता है कि ये इसके लिए खतरनाक है, हालांकि वो उस बच्चे की जिंदगी और उसकी सेहत की अलामत होती है।
हमें उसकी ये परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है। शायद बाज़ इलाके ख़ासकर साउथ केपी और जो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर इलाके करते हैं, उनमें शायद हम ये पैगाम अच्छी तरह पहुँचाने में कामयाब नहीं हो सके कि अगर आप बच्चे को खतरे पिलाने से बचा रहे हैं, तो आप बच्चे के लिए अच्छा नहीं कर रहे बल्कि उसकी सेहत को खतरे में कर रहे हैं। यही चीज़ है जिसमें हमें और ज़्यादा मेहनत करने की और ज़रूरत है, और यही वो चीज़ है जिसमें मीडिया बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है कि ये मैसेज बड़ा क्लियर लोगों तक पहुँचाया जाए। जैसे कि आपने शुरू में कहा कि अगर अपने बच्चे को चलाना है तो फैसला हमें आज करना है। अच्छा सर, अगर किसी इलाके में पोलियो टीम नहीं पहुंच पाती है, बरसात का ज़माना है, मुख्तलिफ जगहों पे बाद दफ़ा रास्ते दुश्वार गुजार हो जाते हैं, मैं पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की भी बात कर रहा हूँ, कराची के अलावा भी, उस सूरत में अगर वालिदैन इतने कॉन्शियस हैं और इतनी फहम रखते हैं कि वो कॉल करके पोलियो टीम को बुलाना चाहें, तो क्या तरीक़ाकार होगा? जी, दो तरीके हैं। एक तो ये कि कैंपेन खत्म होने के बाद हमारी कैचअप एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें पोलियो टीम जिन्होंने उन बच्चों को लिख लिया होता है जो उनके पहले विज़िट पे घर पे मौजूद नहीं थे, पोलियो टीम उनको विज़िट्स करती हैं और उनको वैक्सीनेट करने की हम कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारी हेल्पलाइन है 1166। अगर कोई ऐसा घर है जहाँ पे पोलियो की टीम नहीं पहुँच सकी या पोलियो की टीम गई और उनका बच्चा उस वक़्त मौजूद नहीं था, तो वो पूरे पाकिस्तान में टोल फ्री नंबर है, किसी भी वक़्त इस नंबर पे फ़ोन करके अपना एड्रेस लिखवा दें, हमारी टीम इंशाल्लाह उनके घर में रिविज़िट करके उनके बच्चे को वैक्सीनेट करेगी। सर, कोई पैगाम जो आप देना चाहें हमारे इस मेट्रो टीवी चैनल के तवज्जुह से, मेट्रो वन के प्लेटफॉर्म से, पोलियो फ्री करने में आम लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मेरे 2 पैगाम हैं। एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस पोलियो वैक्सीनेशन की कैंपेन में अभी तक हमने 52 जानों का नजराना दिया है, जिसमें हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स भी हैं और पुलिस के वो जवान भी शामिल हैं जिन्होंने उनकी हिफाजत में अपनी जानों का नजराना पेश किया। हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं और ये वो प्रोग्राम है जिसको हमने खून से सींचा है। और दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पोलियो वर्कर हैं, ये हर किस्म के नामुसाइद हालात में आपके दरवाजे पे आते हैं। जब वो आपके दरवाजे पे आके जिंदगी की दस्तक दें, तो उनसे खुश अखलाकी से पेश आएं, उनसे अच्छे अखलाक से पेश आएं और अपने बच्चों को पोलियो के लिए पेश भी करें और उनके अच्छी सलूक भी करें हमारी टीमों के साथ भी। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, डॉक्टर शहजाद आसिफ बेग साहब जो कि कोऑर्डिनेटर हैं नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फॉर पोलियो एरेडिकेशन, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के इंतखाबात मुलतवी होने के हवाले से। बल्दियाती इंतखाबात के जो दूसरा मरहला है जो कि 28 अगस्त को होना था, लेकिन उसके बाद कल रात तक ये खबरें आई कि अब ये इंतखाबात जो हैं कराची के अलावा बाकी जो हैदराबाद डिवीज़न समेत बाकी जो अजला हैं 9 अजला, उनमें मुलतवी कर दिए गए हैं फ़िलहाल बारिश की ख़राब सूरत हाल की वजह से। कराची में इंतखाबात जो है वो 28 अगस्त को होने की खबरें कल रात तक थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक इजलास बुला लिया गया, जो कि दरअसल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को लिखा था और उनसे ये कहा था कि वो तमाम इदारों से अपनी रिपोर्ट्स मांगे, जिसके बाद ये फैसला किया जाए कि आया क्या कराची में भी इलेक्शन का इनेकाद जो है वो मुमकिन होगा या नहीं होगा। तमाम जो इदारे हैं जिसमें चीफ सेक्रेटरी, इसके अलावा सेक्रेटरी दाखिला और बाकी तमाम लोग, इसके अलावा सबसे अहम जो चीज़ है वो मेट ऑफिस से भी रिपोर्ट मांगी गई कि वो बारिश के हवाले से क्या कहते हैं। उसके बाद इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद ये फैसला किया गया कि ये इंतखाबात फ़िलहाल जो हैं कराची में भी मुमकिन नहीं नज़र आते, इसलिए कि एक तरफ इलेक्शन सामान की तरसील है, दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का अमला, और इसमें बहुत सा ऐसा अमला होता है जो कि सरकारी स्कूलों के टीचर्स होते हैं, या इसके अलावा 40,000 के करीब पुलिस की भारी नफरी चाहिए होती है, जिसके बाद ही इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन होता है। साथ साथ अगर फ़ौज से मदद ली जाए पुरअमन इलेक्शन कराने के लिए, तो फिर फ़ौज की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि इस वक्त अंदरून सिंध जो है वो सैलाब की तबाहकारियों में लोगों की इमदाद में मसरूफ़ है। ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि इस वक्त
इलेक्शन का इनेकाद जो है वो मुमकिन नहीं है। जैसे ये ऐलान किया गया कि इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है, तो मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया। जमात इस्लामी की जानिब से आशारा क़ायदीन पर एहतजाज भी किया गया। साथ साथ कुछ जमातों ने ये कहा कि जी इस वक्त चूँकि सैलाब की ऐसी सूरत हाल है, और फिर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से एक वीडियो मैसेज भी आया जिसमें उन्होंने बाकायदा फ्लड रिलीफ के हवाले से फंड भी कायम किया और उन्होंने कहा कि इस वक्त कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे को संभालना है। इस वक्त जो हालत सिंध में है, अगर इस वक्त सियासत का वक्त नहीं है, इस वक्त लोगों को संभालने का वक्त है। बहरहाल नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा अज़हर की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे खदशात को भी मद्देनज़र रखा और इन इलेक्शन को जो मुलतवी किया गया है वो इस वक्त मुल्क में सैलाबी सूरत हाल, इसके अलावा अमले की किल्लत, इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर ये इलेक्शंस जो हैं ये लोकल गवर्नमेंट के बल्दियाती इलेक्शंस जो हैं वो मुलतवी किए गए हैं। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि हमने पहले ही पिटीशन दायर कर रखी है कि हल्का बंदियाँ ठीक नहीं हैं, अगर वो हल्का बंदियाँ पहले ठीक हो सकती हैं तो उन्हें ठीक किया जाए। बहरहाल नाज़रीन, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं, रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जनाब जावेद हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं? सर बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर ये इलेक्शन मुलतवी हुए और इस पर मुख्तलिफ जमातें एहतजाज भी कर रही हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्या इस पर अपना मौक़िफ़ रखती है? एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि आपके खदशात की वजह से इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए गए, दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बिल्कुल नहीं चाहती कि इलेक्शन मुलतवी होना, पहले चाहती थी और ना अब ये चाहती है। क्या कहेंगे सर आप? डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने सही असेसमेंट दी। हम इलेक्शन मुलतवी कराना कभी भी नहीं चाहते थे। इलेक्शन मुलतवी कराने की जो एफर्ट है वो गवर्नमेंट की तरफ से की गई है। गवर्नमेंट ने उनको भेजा है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स जो है वो पॉसिबल नहीं थे सिलेक्शन कराने के लिए। जैसे आपने खुद एक्सप्लेन किया कि बहुत बड़ा अरेंजमेंट है, छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन हैं, पोलिंग के अमले को पहुंचाना है, वहां पर जो पोलिंग का स्टाफ है उसके साथ उसका सामान जाना है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने। कराची में अलोन 50,000 जो है पुलिस पर्सनल की रिक्वायरमेंट है, आर्मी डिप्लॉय होती है, रेंजर्स डिप्लॉय होती है, जो इस वक्त अवेलेबल नहीं है क्योंकि जो पूरे मुल्क की सिचुएशन ऐसी है कि वहां उनकी सबकी डिप्लॉयमेंट हुई हुई है। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने, हमने कोई रिक्वेस्ट तो की नहीं जाके, इलेक्शन कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ सिंध की रिक्वेस्ट के ऊपर इलेक्शंस को मुलतवी किया। हम इससे पहले जब भी के नाम है हमने कोर्टों में गए हैं, लोग इस चीज को इस तरह गलत तरीके से समझते हैं। हमारी जो रिक्वेस्ट रही है कोर्ट पे, हम डिलिमिटेशंस की बात करते थे और हम कहते थे 140A का निजाम आना चाहिए इसके अंदर। इन तमाम चीजों के लिए हमने कभी भी कोर्ट पे जाके ये नहीं कहा कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। हमने कहा जी इलेक्शन जरूर कराएं लेकिन पहले डिलिमिटेशंस को ठीक करें। आप देखें कराची शहर में, हैदराबाद में या बाकी इलाकों में जो इलाके जो हमारे मुखालफीन के असर के अंदर है, वहां 30,000 पे 35,000 पे की यूसी बनी हुई है और हमारे इलाकों में 90,000 पे 95,000 पे यूसी बनी हुई है। उससे हुआ यह है कि यूसीज की तादाद उन इलाकों में बढ़ गई है जहां पर हमारे मुखालफीन है और हमारे इलाकों में कम हो गई है। उसका लाजमी नतीजा जब आपका मेयर का इलेक्शन होगा तो उसके ऊपर आएगा। जो हम समझते हैं हमें हमारे साथ प्री पोल रिगिंग कर दी गई है और इसके अंदर पीपल्स पार्टी और जो इलेक्शन कमीशन है वो बिल्कुल इसके ऊट है, दोनों ने मिलकर किया है ये। हम इलेक्शन कमीशन में भी गए, हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए, हम हाई कोर्ट में भी गए, हम हर फोरम पे लड़े। सर लेकिन आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैसे तनकीद का निशाना बना सकते हैं जिनके साथ आप हुकूमत में मौजूद हैं, जिनके साथ आपके NA 245 के इलेक्शन में वो दस्तबरदार हुए आपके हक में, आप और वो तो साथ साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं सर NA 245 का जिसमें आपको शिकस्त हुई। देखिए पहली बात तो आप ये समझ लें कि हम पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में नहीं है। अच्छा। पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में नहीं है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट प्रोविंस में है, वहाँ ना हुकूमत में है, ना हमारे मिनिस्टर्स हैं, ना कुछ। सर विफाक में भी मखलूत हुकूमत है सर, पीपल्स पार्टी भी इक्वल शेयर रखती है सर हुकूमत में, विफाक में भी। बात तो करने देना, पूरी बात सुन ले, देखे ना। अब असेंबली के अंदर भी अपोजिशन में बैठ रहे हैं, असेंबली में भी हम गवर्नमेंट के साथ नहीं बैठे, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के साथ, और हमारा किसी किस्म का कोई उनके साथ अलायंस नहीं है इस चीज के अंदर। हमारा एक अरेंजमेंट था पूरी नेशनल क़यादत के साथ, पूरे मुल्क की क़यादत के साथ, उसमें पीपल्स पार्टी भी है। पीपल्स पार्टी एक शेयर होल्डर है वहां पे, हमारा पीपल्स पार्टी से नहीं है। हमारे पूरे मुल्क के नेशनल लीडरशिप के साथ एक अलायंस था, उनके साथ हमने एग्रीमेंट किया था कराची के लोगों के लिए,
कराची के लोगों को इख्तियार दिलाने के लिए, कराची की तरक्की के लिए, लोगों की नौकरियों के लिए, डोमिसाइल की मसाइल हैं, बेशुमार जो कराची के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए किया था और नेक नियति से किया था हमने। उसमें हम समझते हैं कि जो हमारी नेक नियति है उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया जा रहा है, उसका वो जवाब नहीं दिया जा रहा जो जिस उम्मीद से हमने किया था। और इस पे हमारा बड़े हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम किसी भी लम्हे इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है बहुत सीरियस किस्म की थिंकिंग हो रही है और वो सीरियस किस्म के एक्शन ले सकते हैं हम इसके अंदर। सर मुझे बताइएगा NA 245 के जो नताइज आए उनसे कहा जा रहा है कि अब वो नताइज ऐसे थे कि वो आप लोगों के लिए एक नाइटमेयर साबित हुए हैं और उससे आप लोगों की आंखें खुली हैं जिस तरीके के नताइज NA 245 में और जितने बड़े मार्जिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महमूद मौलवी ने जो है ना वो फतह हासिल की। क्या ये बात दुरुस्त है सर कि ये आप लोगों के लिए बड़ा आई ओपनर साबित हुए इंतखाबात? नहीं, इस पर कोई शक नहीं है, बिल्कुल हमारी उसमें शिकस्त हुई है, लेकिन ये शिकस्त जो है इस चीज की शिकस्त नहीं है, PTI की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। ये शिकस्त इस चीज की है कि हमारा वोटर जो है वो इस निज़ाम से अपने आप को अलहदा करता चला जा रहा है, उसका ट्रस्ट जो है इस निज़ाम के ऊपर खत्म हो गया है। वो कहता है कि हम वोट डाल भी दें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। पिछले 30 साल से वो MQM को वोट दे रहे हैं, लेकिन MQM हमेशा जो है डिसीव होती है, जो ताकतें हैं वो MQM को डिसीव करती हैं। तो MQM का जो वोटर है वो समझता है कि अगर हम वोट दे भी देंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वो बेचारा मायूस होकर घरों में बैठ गया है। 5 लाख के जो 5 लाख 15,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें अगर 10% 11% वोट पड़ा है तो आप समझ सकते हैं कि लोगों का ट्रस्ट कितना रह गया इस निज़ाम के ऊपर। ये हमसे ज्यादा उन लोगों के सोचने की बात है जो जमहूरी निज़ाम को चला रहे हैं, जमहूरी निज़ाम जो चलना है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट इस निज़ाम पे से खत्म हो जावेद हनीफ साहब, क्या इसकी वजह ये नहीं है कि आपकी पार्टी भी 22 अगस्त 2016 के बाद, इसके अलावा उससे पहले की भी अगर हम बात करें तो डिविजन्स बहुत निकला है सर। फारूक सत्तार साहब अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, PSP वो भी आपकी जमात से ही निकल के जमात बनी है, वो भी अपना इलेक्शन लड़ रही है, मुहाजिर कौमी मूवमेंट अपना इलेक्शन लड़ रही है, आप अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं सर। ऐसी सूरत में जबकि पहले ही आपको जो है वो इमरान खान की मकबूलियत की वजह से एक बड़े यानी सेटबैक की उम्मीद रखनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी तमाम लोग अपने अपने इलेक्शंस लड़ते रहे, जबकि माजी में एक हल्का एक उम्मीदवार तमाम की। ये बात हुई थी सर मेरी जो है ना मुख्तलिफ रहनुमाओं से, आपकी पार्टी के अलावा जो दूसरे फैक्शंस हैं उनमें बात हुई थी, लेकिन कहा यह गया कि जी मुत्तहदा मानने के लिए तैयार नहीं, वो कहती जी हम अकेले ही लड़ेंगे और अकेले ही इलेक्शन जीत भी लेंगे। क्या ये बात दुरुस्त है सर? नहीं, आप इस बात तक तो मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ कि हम डिवीजन हमारे यहाँ बहुत हो गया है और ये डिवीजन जो है ये कराया गया है, मतलब इम्पोज हुआ है। मतलब ये है कि जो ताकतें हैं वो जब से MQM बनी है उसको तोड़ने के सिलसिले में लगी रही है। अनफॉर्चुनेटली उनकी एफर्ट जो है काफी हद तक कामयाब हो गई है, इस हद तक आ गई है। लोगों में यकीनन एक इंप्रेशन है, लोग ये समझते हैं कि हमें मिलकर बैठना चाहिए और इस हमारे यहाँ सबके तमाम लोगों में थिंकिंग मौजूद है, लेकिन कुछ लोग की अनाएं जो है इसमें हारे हो रही हैं। इसके अंदर पर्सनल ईगोज हैं, पर्सनल एम्बिशंस हैं। तमाम लोग बजाय ये कि अपने पर्सनल एम्बिशंस को खत्म करके आके मिलकर बैठें, सारा झगड़ा वहां पैदा हो जाता है जब हर आदमी ये कहता है कि जी मुझे इख्तियार चाहिए, मैं लीडर हूं, वहां पे लड़ाई शुरू होती है उसके अंदर। देखिए इस वक्त पार्टी के तौर पे 22 अगस्त के बाद इस शहर में, इस मुल्क में MQM पाकिस्तान ही एक पार्टी है, बाकी तमाम पार्टीज नहीं है। फारूक सत्तार की आप बात करें, वो एक इंडिविजुअल है, उन्होंने अपने तौर पे एक मूवमेंट बनाई हुई है। PSP जो है महाजिर की पॉलिटिक्स से नहीं करती है। MQM हकीकी जो है जिस तरह बनी थी वो आपकी नॉलेज में है। तो तमाम लोग जो है महाजिरों के ना नुमाइंदा है ना महाजिरों की पार्टी है, एक ही पार्टी इस वक्त मौजूद है। तो जिससे भी मिलकर बैठना है, बैठकर अल्टीमेटली यही प्लेटफॉर्म बनेगा इसमें। सर डॉक्टर फारूक सत्तार के आपकी पार्टी में आने के तकरीबन मतलब ऐलानात होने वाले थे, सारा कुछ हो गया, तो उन्होंने मोहित अनवर के हक में बैठने के लिए बकरीद की नमाज में भी कह दिया था कि जी ठीक है मैं हमारे कैंडिडेट है मोहित अनवर। सर क्या वजूहत हुई कि उनको रोक दिया गया, नहीं आने दिया गया पार्टी? नहीं, उनको बिल्कुल नहीं रोका गया। उसकी एक कीमत वो मांग रहे थे जो कीमत नहीं दी जा सकती, नतीजा उसके सामने आपके। अच्छा सर मुझे ये भी बता दीजिएगा कि कुछ खबरें, मुतज़ाद खबरें जो हैं, मैं इसलिए चाहूँगा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से कुछ क्लैरिफिकेशन भी कर दें, न सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि कुछ मीडिया चैनल्स पे भी ये बात डिस्कस की गई, कुछ जो कि इलेक्शन के बाद एक आपकी बहादुराबाद में इजलास हुआ जिसमें बड़ी अजीब सी खबरें आ रही हैं, बड़ी अजीब सी बातें चल रही हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात के हवाले से, एक दूसरे पे मुख्तलिफ बातें करने के हवाले से। क्या ये बात दुरुस्त है सर कि कोई इख्तलाफात हुए हैं बहादुराबाद में? बिल्कुल फेक न्यूज है, किसी किस्म की कोई चीज नहीं है।
ये तमाम बात जो भी की जा रही है ये बाकायदा एक प्रोपेगेंडा बनाकर जो है किया जा रहा है कि ताकि मलाइन किया जाए इनके अंदर। ऐसी कोई चीज नहीं है, हम तमाम लोग यूनाइटेड हैं। जाहिर है यकीनन डिस्कशंस होती हैं, डिस्कशंस होती रहती हैं, कोई ऐसी हीटेड डिस्कशन कहीं पे भी नहीं हुई, ना कोई लड़ाई हुई, ना कोई ऐसी बात हुई है। हमने जाहिर है जो सिचुएशन थी, जो सिचुएशन को हमने डिस्कस किया है, उसके लिए जो रेमेडियल मेजर्स होती है वो सजेस्ट की गई और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये कहना कि जी कोई लड़ाई हुई कोई बात बिल्कुल गलत है ये। अच्छा सर, अब आगे के लिए देखिए, इलेक्शन तो मुलतवी हो गए हैं। पहले भी जब 24 जुलाई को इलेक्शन मुलतवी हुए तो ये समझा जा रहा था कि शायद अब मजीद कुछ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एफर्ट्स करेगी और चीज़ों को बेहतर किया जाएगा। लेकिन जो हमने लास्ट इलेक्शंस देखे, जो कि कौमी असम्बली हल्का यानी 245 के बाई इलेक्शंस थे, उसके बाद लगता है कंडीशंस और ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं। कैसे बेहतर करेंगे सर? 1 महीने 2 महीने या 3 महीने अगर आपको मिल जाते हैं तो कैसे आप इस सिचुएशन को बदल लेंगे कि आप जो है वो अच्छे वोट्स जो है हासिल कर सकें? देखिए, दो चीजें हैं इसके अंदर। एक तो जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन है वो इलेक्शन जो है छोटा इलेक्शन है, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और हमारी ग्रास रूट लेवल के ऊपर प्रेजेंस इस शहर के अंदर सबसे ज्यादा है। तो ये इलेक्शन जो है आपका जो प्रोविंशियल असेंबली का या नेशनल असेंबली का इलेक्शन होता है उससे बहुत मुख्तलिफ है। हमने तमाम अपने अभी कल ही हमने तमाम अपने जो उम्मीदवार थे, जो हमारे जिम्मेदारान थे, उनको बुला के हमने उनके साथ डिस्कशन किया है। हमने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। हम देखिए, हम अभी भी अवाम के अंदर, यही एक पार्टी है जो अवाम के अंदर मौजूद है। कोई भी सूरत हाल होती है, मैं क्योंकि जानता हूँ, लोग आते हैं हमारे पास ही है। किसी का पानी का मसला हो, किसी का सीवरेज का मसला हो, कोई चीज़ लोग हमारे पास आते हैं करवाने के लिए और हमारे लोग मकदूर भर कोशिशें भी करते हैं। ये और बात है कि हमारे पास रिसोर्सेज का, इख्तियारात का और जो इदारों का ताउन हमें उस तरीके से नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से हम मसाइल को हल नहीं कर पाते हैं। लेकिन लोग अभी भी हमारी तरफ देखते हैं और हम तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह लोग हमें ट्रस्ट करेंगे, पिछले अरसे से करते चले आए और हम उसका जवाब भी देंगे अंदर। जहां तक रहा इलेक्शन जो 245 का हुआ है, उस इलेक्शन के अंदर जैसे मैंने कहा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। लोगों का ट्रस्ट जो है ना उस निजाम पे से खत्म हो जा रहा है, डेमोक्रेसी से खत्म हो जा रहा है, लोग निकल नहीं रहे हैं। अब हमारी एफर्ट जो हमने डिजाइन किया है, जो किया है, हम लोगों के घरों पे जाके लोगों को हौसला देंगे, लोगों को निकालेंगे इंशाल्लाह और वोट करेंगे। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हनीफ साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जावेद हनीफ हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे सिंध में सैलाब की सूरत हाल के हवाले से। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक बाकायदा मैसेज भी दिया और उनकी लाइव कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त सिंध को संभालने की ज़रूरत है, एक दूसरे को संभालने की ज़रूरत है, सियासत ना करें, सियासत से परहेज़ करें। इलेक्शंस वगैरह तमाम चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन जो कीमती जानों का नुकसान है, जिस तरह लोग मुश्किलात में, उनको संभालने की ज़रूरत है। मेरा नाज़रीन, इसी वाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर साबिर बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी, कैसे हैं? जी, अल्लाह का करम। सर, सेनेटर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, सिंध में इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है और सिंध हुकूमत हमें जगह जगह दौरे करती भी नज़र आ रही है, तमाम लोग, इवन पार्टी चेयरमैन समेत जो है ना, तमाम लोग इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? देखिए, ये तो कुदरती आफात है, ये किसी इंसान के बस की बातें नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बुनियादी बात यह है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो आवाम के लोग होते हैं, वो आवाम के साथ चले जाते हैं, आवाम के पास चले जाते हैं। जो कुछ भी कर सकते हैं उनके रिलीफ में, उनको देने में, वो कर लेते हैं। लेकिन सबसे बुनियादी बात यह कि वो आप देख लें कि चेयरमैन बिलावल साहब, उनका यूरोप का दौरा था 3-4 मुल्कों का, लेकिन वो अपने सब दौरा छोड़ा छोड़ के वो लाड़काना और सिंध के इसी जगह पहुंचे। तो ये जो है ना, उन्होंने अपना वो सरकारी दौरा को मौसल करके पब्लिक के पास करे। तो ये सब चीजें यानी इस चीज को इंडिकेट करती हैं कि जो आवाम के नुमाइंदे होते हैं, जो जेन्युइनली यानी पब्लिक के लोग होते हैं, उनको कितना आवाम के साथ प्यार है, मोहब्बत है, उनके तकलीफों का एहसास है। मैं ये नहीं कहता कि जी के यानी इन आफात में 100% उनकी अच्छी वो पूरी की जाएगी। जो लिमिटेड आपके जो है ना रिसोर्सेज हैं, ये दुनिया में तो कहीं नहीं होता। इस किस्म के आफातों को यानी
उनको मुश्किल हालात में उनको जो है उनका साथ देना सबसे बड़ी बात होती है और लोग जानते हैं समझते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, अब बहुत से बलूचिस्तान से लोग जो है नकल मकानी करके सिंध में पनाह ले रहे हैं और मजबूर हैं। हाल में बहुत से लोग आए हैं मुख्तलिफ बलूचिस्तान के इलाकों से। बिल्कुल बिल्कुल सही है ये बात। असल में ये है कि देखें बलूचिस्तान में तो ये भी इतनी तबाही है जो हुई है कि अनबिलीवेबल, किसी कोई सोच भी नहीं सकता। लोगों के घर चले गए, लोगों के बाल मवेशियाँ चले गए, लोगों के इवन कितनी कैजुअल्टीज हुई है वहाँ पे पानी लोगों को देके निकला है, चला गया है। तो जाहिर है कि लोग जो है ना के हालात से जो करीब 3 जगह वहाँ पे अपने आप को पहुँचा देते ताकि वो सेफ रहे। अब सिर्फ साथ ही है बलूचिस्तान और सिर्फ के साथ साथ में, तो नेचुरली उनको मैनेज करना पड़ा बेचारों को। जो पब्लिक की जो हमारी जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है वो तो अपनी तरफ से तो लगी हुई है, कोशिश कर रही है। और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है, हमारे चेयरमैन साहब ने भी, भंडारी साहब ने भी, सभी लोगों को रिलीज कर रहे हैं। तो तरफ से कोशिश हो रही है, कोशिश पूरी की जा रही है। अच्छा सर, कुछ लोग ये भी, कुछ सियासतदान भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी बड़े जो जमींदार हैं उन्होंने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए ऐसी जगहों से बंद या पुश्ते तोड़ दिए ताकि वो पानी आबादी की तरफ चला जाए लेकिन फसलें बच जाएं उनकी। क्या ये बात दुरुस्त है सर? तो फसलें कहाँ बची हैं? अब आप देखें ना, अगर किसी ने ऐसी हरकत की भी है तो कहाँ पे, किस तरह आपने यानी वो, अब आप मतलब सिचुएशन को जानते हैं, समझते हैं, आपने देखा है जहाँ बंद बांधे जाते हैं तो अगर उसको बंद को तो आप बंद इसलिए बांधे जाते हैं कि पानी वहां से निकल ना जाए और पानी रुक जाए। अब जब आप उसको रोकते हैं तो फिर वो तो नहीं देखता ना ये कौन से जमींदार का जमीन है, कौन से जमींदार की क्रॉप है और किसका नहीं। मैं नहीं समझता हूँ कि इस किस्म के जो है ना, मुमकिन है कि अगर एक आध जगह पे अगर हो गया होगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ये नामुमकिन सी बात है कि जी के लोगों को ये कहना कि जी के अपनी जमीनें बचाने के लिए ये तो ये बातें कहनी। अच्छा सर, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि फ्लड रिलीफ फंड बनाया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से, जिसमें सबसे पहले तो सरकारी मुलाजमीन जो उनकी तनख्वाहें 2 रोज़ की 1 से 16 ग्रेड तक और फिर 17 से 22 ग्रेड तक की 5 रोज़ की जो तनख्वाहें हैं वो डिडक्ट की जा रही हैं। साथ साथ आम आवाम को भी दावत दी गई है ताकि वो लोगों की मदद करें। कैसे इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि ये फ़ंड सही लोगों तक, हकीकी जो इसके मुस्तहिकीन हैं उन तक पहुँचे? बस ये आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। देखिए बात यह है कि यानी देखो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम यही होता है कि वो अपनी से जितना हो सके वो लोगों को रिलीफ देता है। लेकिन ये एक प्रोसीजर है, डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीक़ेकार है कि वो सरकारी मुलाजिम जो है ना वही डिस्ट्रीब्यूट करता है, वही लोग जिम्मेदार होते हैं। अच्छा वो आज से नहीं है, जमाने से नहीं, किसी एक हुकूमत में नहीं, हर हुकूमत में होते हैं। उनकी लॉयल्टी किसी एक हुकूमत के साथ नहीं होती। बिल्कुल। बहरहाल ये एक सिस्टम है, एक तरीक़ेकार है लोगों को यानी रिलीफ जो सामान जो चीजें हैं वो पहुंचाना, वो इसी इलाके के डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या जो आपके पुलिस के लोग होते हैं या और लोग होते हैं, उसमें यकीनन जो है ना कुछ लोग पार्टी के वर्कर्स होते हैं जो निशानदेही करते हैं चीजों की, लेकिन वो लोग जिम्मेदार नहीं होते इन चीजों। बिल्कुल। कोशिश तो ये किया जा रहा है कि भाई कि उनको जो है ना उनको किसी तरीके से उनकी सर्वेलेंस हो, मदद की जाए, उन पर निगाह रखा जाए। तो अब ये कि ये तो लोगों पर है, आवाम के अपने आप पर है, वो थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करें। अब जो खुदा की तरफ से एक आफत आई है उसको जो है ना वो उसको देखें और जो हुकूमत की तरफ से जिस किस्म की जो यानी जो रिलीफ मिल रहा है उसको अवेल करें और उस पर उसको साथ दें, गवर्नमेंट का साथ दें, हुकूमत का साथ दें, अपने रिएडमिनिस्ट्रेशन में खुद साथ दें, जो दूसरे लोग हैं वो भी साथ दें, सबको साथ दें। ये तो एक कलेक्टिव जो है ना वो एफर्ट होना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साबिर बलोच साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर साबिर बलोच हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।